नमस्कार सभी को। मैं दिनेश उपाध्याय। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आप लोगों को ऑलरेडी कई सारी यूनिट्स के जो पीवाईक्यू है वो ऑलरेडी करा चुके हैं, और मैं यूनिट 1 के आपको एमसीक्यू भी करा चुका हूँ। इस कड़ी में मैं आप लोगों को यूनिट 2 के जो क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू जो है वो कराने वाला हूँ। यूनिट 2 जो है ना, पूरी डेडिकेटेड है आइडियोलॉजी पे। ठीक है, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज है उस पर डेडिकेटेड है। तो इससे रिलेटेड जो अलग अलग एमसीक्यूज हैं, जो मिसलेनियस हैं, एमसीक्यूज हैं, जो अलग अलग डायमेंशन में पूछे जाते हैं एमसीक्यू, और जो अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं, वो एमसीक्यू मैं आप लोगों के सामने कराने वाला हूँ। तो टॉपिक्स क्या रहेंगे इस एमसीक्यू के? पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, आइडियोलॉजी एंड डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, अलग अलग जो डॉक्ट्राइन्स हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, अप्रोचेस हैं, उन पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, ये सिलेबस है यूनिट 2 का। हमारे मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसका जो यूनिट 2 का सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है? कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज, मेडिवल पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं, चाहे उसमें चर्च राज्य संबंध हो, चर्च स्टेट का जो रिलेशन हो, दो तलवारों का जो सिद्धांत हो, थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट्स हो, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट्स। ठीक है, सॉर्ट्स मतलब यहाँ पे तलवार को सॉर्ट्स बोला जाता है। ठीक है, और अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स एंड मुद्दे, व्यवहारवाद। ठीक है, बिहेवियरलिज्म और उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, या फिर बोल सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, उनका डेक्लाइन और उनका पुनरुत्थान यानी रिवाइव, उनको वो कैसे रिवाइव होते हैं। ठीक है, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं लिबर्टी, समानता इक्वेलिटी, व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल, सामाजिक यानी सोशल जस्टिस, न्याय जिसको बोलते हैं। फिर है विचारधारा की भूमिका, रोल ऑफ आइडियोलॉजी, परिवर्तन के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ चेंज कौन करता है? लेनिन, माओ एंड गांधी। अपने अपने समय पर ये जो थिंकर्स हैं और ये जो विचारधाराएं हैं, जो इनके थॉट्स हैं, ये कितना क्या इम्पैक्ट डालते हैं वैश्विक विचारधारा के स्वरूप पे, वैश्विक रूप से ग्लोबल डॉक्ट्रिन्स पे, ग्लोबल आइडियोलॉजीज पे। तो ये जो यूनिट है पूरी की पूरी सिस्टमेटिक ढंग से डॉक्ट्रिन्स पे, आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है, जिस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा इस पे, और जिसको भी इससे संबंधित क्वेश्चंस करने हैं तो वो आगे कंटिन्यू क्लास कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि नीचे दो कथन, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन है, असर्शन है, दूसरा है तर्क, रीजन है उसका। तो आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, गांधी के अनुसार, ठीक है, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, क्या है क्वेश्चन। गांधी जी कहते हैं कि धर्म से अलग राजनीति मृत्यु जाल है। अकॉर्डिंग टू गांधी, पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज अ ट्रैप ऑफ डेथ। ट्रैप ऑफ डेथ कहा उन्होंने, अगर धर्म नहीं होगा राजनीति में वो ट्रैप ऑफ डेथ बन जाएगी। दूसरा उसका तर्क है कि राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है। इसलिए धर्म को वो एसेंशियल बताते हैं कि धर्म का राजनीति में प्रवेश होना जरूरी है। ठीक है, द एंट्री ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स इज नेसेसरी बिकॉज इन इट्स एब्सेंस पॉलिटिक्स में टेक अ कम्युनल टर्न। ठीक है, अगर धर्म नहीं होगा, गांधी जी के कॉन्सेप्ट अलग ही थे। वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो वो ऐसे नहीं थे कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाहते थे। वो बोलते थे कि धर्म अगर रहेगा तो धर्म अच्छी बातें सिखाएगा, मूल्यों की बातें सिखाएगा, धर्म वास्तविकता बताएगा, धर्म इंसान को मानव बना देगा, है ना, जानवर से मानव बना देगा। तो ये बातें वो मानते थे, बट उनके हिसाब से जो धर्म की परिभाषा थी वो अलग थी। हमारे जो वर्तमान सिनारियो में देखा जाए तो धर्म की परिभाषा बहुत अलग है। धर्म के नाम पे हिंसा होती है, वो धर्म के नाम पे अहिंसा की बात करते हैं। धर्म हिंसा को रोकती है, जबकि यहाँ पे हो क्या रहा है? धर्म के नाम पे हिंसा हो रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो धर्म को, अगर धर्म का नाम हिंसा है, धर्म के नाम पे अगर हिंसा हो रही है, तो धर्म को कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। बट धर्म के नाम पे लोग शांति प्रिय तरीके से रह रहे हैं, एक दूसरे को सद्भावपूर्ण देखते हैं, है ना, मूल्यों की कद्र करते हैं। तो धर्म बहुत जरूरी है राजनीति में प्रवेश करना, है ना। तो इस मामले में महात्मा गांधी बहुत ही ज्यादा क्लियर थे कि धर्म होना चाहिए राजनीति में। तो ये स्टेटमेंट जो है, आपके हिसाब से क्लियर है कि उनके जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, कि उनका जो असर्शन था, उनका जो सोचना था, और उसका जो तर्क है, जो उनका कारण है, रीजन है, वो दोनों सही हो, व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आंसर पहला हो जाएगा। महात्मा गांधी इज अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि सत्याग्रह के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, रामराज्य के प्रतिपादक थे, और सर्वोदय के महत्वाकांक्षी प्रणेता थे। ठीक है,
तो इस प्रकार से महात्मा गांधी एक बहुत ही डिफरेंट लीडर के रूप में उभर के आए हैं, जिन्होंने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी है। एक और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, उन्होंने अपनी जो जो बातें लोग बहुत हद तक बताने से में संकोच करते हैं कि ये नहीं बताना चाहिए, मेरी छवि बर्बाद हो जाएगी, मेरी इमेज बिगड़ जाएगी, उन्होंने हर चीज बताई है। महात्मा गांधी की पॉजिटिव नेगेटिव्स आपको अगर पढ़ना है तो वो इस बुक में आपको मिलेंगे। इवन उन्होंने बताया है कि वो कैसे उन्होंने दोस्त की संगत में आकर के मांस खाया, कैसे उन्होंने चोरी कर ली। तो ये छोटी छोटी चीजें जो गांधी जी ने अपने जीवन में सीखी हैं, प्रयोग किए हैं, ठीक है, फिर उनको जो सत्य की प्राप्ति हुई है इन प्रयोगों के बाद, तो वो चीजें उन्होंने बताई हैं। एक इंसान को ऐसी चीजें करके उससे वास्तविकता समझनी चाहिए, उससे सत्य की तरफ बढ़ना चाहिए, ये उसमें बताया गया है। उनके प्रमुख कुछ कथन बताए गए हैं। धर्म से अलग राजनीति मृत्यु जाल है, डेथ ऑफ ट्रैप माना जा सकता है। साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। और गांधी जी यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से बोलते थे कि गांधी जी का मानना था कि राजनीति में नैतिकता आवश्यक है, मोरालिटी बहुत ही इसेंशियल हो सकती है। और धर्म जो है ना, वो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। धर्म क्या है, धर्म को वो मानते ही, धर्म मीन्स, रिलीजन मीन्स मोरल वैल्यूज। उनकी डेफिनेशन धर्म की क्या थी, मोरल वैल्यूज थी। तो वो कह रहे थे अगर ये मोरल वैल्यूज नहीं होंगी ना पॉलिटिक्स में, तो हमारी जो राजनीति होगी वो भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए धर्म का होना अति आवश्यक होता है, इन मोरल वैल्यूज का होना अति आवश्यक है पॉलिटिक्स में। तो इसका आंसर यहाँ पे यही रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी विश्वास करते थे, गांधी जी विश्वास करते थे, दो स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से किस में विश्वास करते थे। ठीक है, सॉरी, चार ऑप्शन ही दे रखे हैं, इसमें कौन सा सही है आपको बताना है, इनमें से एक कोई सही होगा। साध्य साधन, साध्य होता है एंड और साधन होता है मीन्स, इसकी उपयोगिता की पुष्टि करता है। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। ठीक है, साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करते हैं, द मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। और ना तो साध्य साधनों की ओर, ना ही साधन साध्य की पुष्टि करते हैं। नाइदर द एंड जस्टिफाइज द मीन्स नॉर द मीन्स जस्टिफाई द एंड। ना तो साध्य साधन के लिए है और ना साधन साध्य के लिए है। साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। ठीक है, बोथ मीन्स एंड एंड्स शुड बी जस्ट, न्याय संगत होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। जस्ट मतलब होता है न्याय संगत, है ना, कि सही होना चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप कोई लक्ष्य बनाते हो तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका जो तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए। लक्ष्य तो आपने अच्छा बना लिया, लेकिन आपने तरीका बहुत गलत चुना है, आपने रास्ता बहुत गलत चुना है, तो वो घटिया है। गांधी जी के अकॉर्डिंग आप घटिया इंसान हो, आप घटिया तरीका चुनते हो, आप बिल्कुल सही नहीं हो, आप नैतिक नहीं हो, अनैतिक हो। तो आप जो लक्ष्य बना रहे हो उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी अच्छा ही होना चाहिए। आप अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करके वहां तक पहुंचोगे, उस एग्जाम को क्रैक करोगे, तो ये अच्छा है, ये नैतिकता है। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो अच्छी बात तो है, बट आप चीटिंग के थ्रू, करप्शन के थ्रू, रिश्वत के थ्रू आप जाओगे वहां तक, तो ये बहुत ही गलत चीज है, अनैतिक है, तो ये जस्ट नहीं है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन एक संगत मेल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। ठीक है, फेबियनवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन है, ध्यान से सुनना, एक विचारधारा यहाँ पे लिखी है, ठीक है, और यहाँ पे उसका वास्तविक एक शॉर्ट मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो, क्या फेबियनवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन है, फेबियनिज्म पीसफुल चेंज है, श्रेणी समाजवाद व्यवसायिक प्रतिनिधित्व करता है, गिल्ड सोशलिज्म वोकेशनल रिप्रेजेंटेशन से मैच हो रहा है क्या, श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियनवाद से संबंधित है क्या, सिंडिकलिज्म ट्रेड यूनियनिज्म से रिलेटेड है क्या, लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन से यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रेडिकल चेंज से रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि ये जो विचारधारा है उस साइड लिखी हुई है, क्या वो उनका जो मीनिंग है वो इससे संबंधित है क्या। ठीक है, तो ये इसमें से आपको पता होना चाहिए। फेबियनवाद ये बिल्कुल शांतिपूर्ण परिवर्तन को महत्व देता है, श्रेणी समाजवाद ये बिल्कुल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को महत्व देता है, तो यानी कि ये सही है, सही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें गलत पूछा ना, गलत सही नहीं है जो। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियनिज्म इससे रिलेटेड है, बिल्कुल श्रमिक संघवाद कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है ट्रेड यूनियनवाद को। लोकतांत्रिक समाजवाद
क्या जुड़ा है आमूल परिवर्तन से? नहीं। आमूल जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है रेडिकल, एग्रेशन, हिंसा, वायलेंस। तो लोकतांत्रिक समाजवाद हिंसा की बात नहीं करता है, पीस की बात करता है। अब इसमें ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत जो है वो ये है, गलत है इसका। तो आंसर ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद किससे रिलेटेड है? अमूल परिवर्तन से रिलेटेड नहीं है, नहीं है। रेडिकल चेंज से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। तो किससे रिलेटेड हो सकता है लोकतांत्रिक समाजवाद? देखो, लोकतांत्रिक समाजवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन की बात करता है। ठीक है, एक प्रकार से फेबियनिज्म से ही रिलेटेड है ये लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, मतलब जैसे फेबियनवाद है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार से लोकतांत्रिक समाजवाद हो सकता है। फेबियनवाद होता क्या है? देखो, फेबियनवाद जुड़ा है समाजवाद का, ये हिस्सा है। समाजवाद में अगर देखा जाए तो देखो, समाजवाद बहुत अच्छी विचारधारा है अगर समझी जाए तो। समाजवाद के कई सारे रूप हैं। समाजवाद में एक जो विचारधारा है वो है शांति तरीके से, शांतिपूर्ण। मैं बिल्कुल अलग कैटेगरी बता रहा हूं आपको। शांतिपूर्ण एक है क्रांति तरीके से। शांतिपूर्ण तरीके में आता है फेबियनवाद। ठीक है, इसी में आता है फेबियनवाद कि आप शांति तरीके से क्या करो, जो वर्ग है और जो अलग अलग वर्ग है उनके बीच में संतुलन पैदा करो। जो क्रांतिपूर्ण तरीका है वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं कि लड़ो, मरो, हिंसा लो, हिंसा करो, हिंसा के माध्यम से आप एकता लाओ, समानता लाओ। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं मार्क्सवाद, इसमें मार्क्सवाद आ जाता है। इसमें साम्यवाद आ जाता है, साम्यवाद जो चाइना में है। मार्क्सवाद कहाँ पे है? सोवियत में। ठीक है, माओ, लेनिन वगैरह ये इसके थिंकर हो जाते हैं। फेबियनवाद, इसमें बहुत अच्छे थिंकर हैं नेहरू जी, हमारे भारत के ही है नेहरू जी। नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू थे, फेबियनवाद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल फेबियनवाद से जुड़े थे। और अगर इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये भी इसी में आ जाता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे डीएस, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये भी शांतिपूर्ण समाजवाद में कैटेगरी में आ सकता है। शांतिपूर्ण कैटेगरी नहीं है, बट मैंने समझाने के सिंपल वे में आपको समझाने के लिए बता दिया है कि शांति तरीके से जो चीजों को ऑर्गेनाइज करने पे महत्व देते हैं वो आते हैं इसमें। ठीक है, अब फेबियनवाद का यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाजवाद का शांतिपूर्ण और क्रमिक विकास पे बल देता है। इसके जो चिंतक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आ जाते हैं, सिडनी वेब आ जाते हैं, बेट्रियस वेब आ जाते हैं। भारत में अगर देखा जाए तो नेहरू जी इसमें आ जाते हैं, गांधी जी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रमुख बुक है यहाँ पे फेबियन ऐसे इन सोशलिज्म। ब्रिटेन में इसका उद्गम हुआ था, याद ना? फेबियनिज्म जो है इसका उद्गम कहाँ होता है? ब्रिटेन में होता है। समाजवादी परिवर्तन, देखो ब्रिटेन माना जाता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, लिबरलिज्म को बढ़ावा देता है और कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है ये देश। तो इस देश ने देखा कि क्यों ना सोशलिज्म को भी बढ़ावा दे, बट वो सोशलिज्म कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक या फेबियनिज्म जो है ना उसको बढ़ावा ब्रिटेन में ही मिल सकता है, आपको पता होगा। समाजवादी परिवर्तन को धीरे धीरे ये लोग धीरे धीरे चीजों को बल देते हैं, धीरे धीरे लाओ। रेडिकल तरीके से झटके में नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, तो लोकतांत्रिक तरीकों का प्रयोग करो और धीरे धीरे चीजों को बदलाव पे बढ़ो आप। ठीक है, आप क्रांति करके 1-2 साल में तो बदलाव ला दोगे, बट वो क्या है? वो एक परमानेंट सिचुएशन नहीं होगी, वो एक नॉन परमानेंट सिचुएशन होगी। वो थोड़े टाइम बाद वो बर्बाद हो जाएगी फिर। तो क्रांति से चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती, ये इनका मानना है। शांति से चीजें ठीक हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है सैमुअल पी हंटिंगटन, लोकतंत्रीकरण की लहर। ठीक है, लोकतंत्रीकरण की लहर, देखो ये लहरें आपको पता होना चाहिए। डेमोक्रेटिक जो वेव्स हैं इनकी विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है? अकॉर्डिंग टू सैमुअल पी हंटिंगटन एनालिसिस ऑफ वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, वेयर डज इंडिया स्टैंड? इंडिया कहाँ स्टैंड है? तो इंडिया पहली लहर में नहीं आता है, इंडिया दूसरी लहर में भी नहीं आता है, इंडिया तीसरी लहर में बिल्कुल आता है, इंडिया चौथी लहर में नहीं आता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेव्स, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन कैटेगरी में भारत कहाँ लाई करता है? तीसरी कैटेगरी में, यानी तीसरी वेव्स में आता है ये। सॉरी, मैंने तीसरी वेव टिक कर दिया है ना, सेकंड वेव में आता है। सॉरी सेकंड वेव में आता है, सेकंड वेव में आता है। देखो बात ये है कि जो इसकी लहरें थी वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन वाली कैटेगरी में अगर देखें तो वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की जो 3 लहरें मुख्य रूप से हैं, एक तो 19वीं सदी की लहर है, एक होती है 20वीं सदी की लहर मुख्य रूप से, और एक होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर, है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की लहर, या बोले तो 1950 के बाद की लहर। ठीक है, कुछ लोग इसमें 1950 की बजाय 1970 भी लिखते हैं। ठीक है, तो 1970 भी लिख सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो 19वीं सदी की अंत तक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, और 1970 के बाद। ठीक है, ये टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें भारत कहाँ आजाद हुआ था? देखो भारत में डेमोक्रेसी कब आई थी? 1947 में आई थी। आप देख ही लो,
47 में आई थी, यानी 20वीं सदी में भारत को क्या मिली थी, आजादी मिली थी। तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुआ था, इस हिसाब से देखा जाए तो, है ना, सेकंड कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर कैटेगरी का यहाँ पे जो है सेकंड पॉइंट है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेट्स में कंफ्यूज हो गया। ठीक है, हाँ यही याद रखना आप लोग, फर्स्ट वेव्स में 19वीं सदी, सेकंड जो वेव आई थी वो वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई, तीसरी वेव 1970 के बाद आई। तो भारत यहाँ पे आजाद हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आजाद हुआ था, तो भारत सेकंड वेव में गिना जाएगा, डेमोक्रेसी भारत में सेकंड वेव के बाद आई थी। ठीक है, इससे संबंधित जो विचारधारा है वो लोकतंत्रीकरण की लहर मानी जा सकती है। इसमें सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशंस माना जाता है। इसमें जो बुक्स हैं, द थर्ड वेव, डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, और इसका उद्गम जो है ना वो अमेरिका में होता है। इस प्रकार की जो विचारधारा है, सैमुअल पी हंटिंगटन अमेरिका से बिलोंग करते हैं, वहीं पे इस विचारधारा का विकास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों और कृषकों एवं समाजों के सीमांत वर्गों के प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में निम्न में से किससे संबंधित है? द प्रीडोमिनेंस ऑफ वर्कर्स प्रेजेंट्स एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज एसोसिएटेड विथ न्यू डेमोक्रेसी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, कि आपको बताना है कि जो श्रमिक हैं, कृषक है, जो समाज है एवं समाज के सीमांत वर्ग हैं, जो सीमांत मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है, उसका प्रधान नव लोकतंत्र के रूप में निम्न में से किससे संबंधित, वो किससे संबंधित है? इनसे संबंधित जो भी प्रधान या फिर हम बोल सकते हैं प्रीडोमिनेंस है इनका, तो किस विचारधारा संबंधित माने जा सकते हैं ये? तो इनका जो वो माना जा सकता है, मार्क्सवादी हो सकते हैं क्या, उपाश्रित हो सकते हैं क्या, उत्तर व्यवहारवादी हो सकते हैं, उत्तर आधुनिक स्कूल हो सकते हैं, डिपेंडेंट स्कूल हो सकते हैं, मार्क्सिस्ट स्कूल, पोस्ट बिहेवियरलिज्म स्कूल हो सकता है, या फिर पोस्ट मॉडर्न स्कूल हो सकता है। तो इसका आंसर डिपेंडेंट स्कूल माना जाएगा। ठीक है, श्रमिक, कृषक और समाज है इसमें वर्ड। ठीक है, तो इसमें डिपेंडेंट स्कूल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिपेंडेंट स्कूल आंसर हो जाएगा। देखो, न्यू डेमोक्रेसी है ना, इसी को ही हम बोल सकते हैं, न्यू डेमोक्रेसी को ही बोल सकते हैं उपाश्रित स्कूल या फिर डिपेंडेंट स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, इसमें श्रमिक, किसान, समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य कहीं ना कहीं इस विचारधारा के अंदर गिना जाता है। और इसमें जो चिंतक है माओ से तुंग है, चाइना में इन्होंने इस विचारधारा के बल पे ही जन क्रांति पैदा की थी, आपको पता हो तो। श्रमिकों को इकट्ठा किया, किसानों को इकट्ठा किया, समाज के अलग अलग वर्गों को इकट्ठा करके जो शोषित थे वो क्रांति की उन्होंने, यूनिफाइड की, इसलिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पे वर्ड यूज होता है। फिर चीन की क्रांति में नव लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू किया गया, जिसमें समाज के दबे कुछ लोगों को वर्ग को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, मैं बता चुका हूँ इस चीज को। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सी कथन कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी परिभाषा के बारे में सही है? वेलफेयर स्टेट आपको पता होना चाहिए, मैं पहले बता दूं, वेलफेयर स्टेट जो क्या करता है, अपनी जनता के वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी जीवन स्तर के लिए काम करता है। अगर उनको जरूरत पड़े तो वो आपके शिक्षा के लिए भी सरकारी स्कूल खोल देंगे। वो राज्य, वो देश, वो जो जिनकी सरकार है, आपकी अगर शिक्षा ठीक नहीं तो शिक्षा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल प्रोवाइड करा रहे हैं, स्वास्थ्य प्रोवाइड करा रहे हैं, हेल्थ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसे में वो स्टेट क्या कहलाएंगे, वो राज्य क्या कहलाएंगे, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इट इज अ स्टेट दैट प्रोवाइड एक्सटेंसिव सोशल सर्विसेज टू इट्स सिटीजंस। ठीक है, तो क्या ये होता है, आप देखो, ये राज्य ये होता है जो नागरिकों को स्तर पर सामाजिक सेवाएं, बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध करवाता है। तो ये आंसर ये हो जाएगा। यह एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच में समझौता है, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। इट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कम्युनिज्म ऑन वन साइड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअलिज्म ऑन द अदर। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म या जिसको बोले लिबरलिज्म बोलता है कि स्टेट को कुछ नहीं करना चाहिए, स्टेट को बस लॉ का एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, उसको हस्तक्षेप कुछ भी नहीं करना चाहिए, इंटरवेंशन कुछ नहीं करना चाहिए, लोग मरे कुछ भी हो, मतलब लोगों को छोड़ दो खुला, वो अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य का। कम्युनिज्म बोलता है कि स्टेट को हर चीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, इवन हर चीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, उनके खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक की हर एक चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए स्टेट को।
तो आप देख रहे हो दोनों एक्सट्रीम है, कम्युनिज्म एक्सट्रीम है और इंडिविजुअलिज्म एक्सट्रीम है। दोनों के बीच में जो बैलेंस स्थिति है वो है वेलफेयर स्टेट की, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट भी रखो, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट न मत मत रखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे सामने आती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य जो है, वेलफेयर स्टेट जो है, किसी प्रकार के मानवोचित और प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्शवादी आदर्श स्थापित करता है। अब वेलफेयर स्टेट सेट आइडियल फॉर एनी ह्यूमन एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों इंसेंटिव्स को हटाए बिना जीवन निर्वाह की न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। A welfare state guarantees a minimum standard of living without removing incentives from the प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, तो ये आंसर इसके सभी सही हो जाएंगे, सी वाला भी, ठीक है। तो इसके आंसर क्या है, सभी सही हो जाएंगे, ये है। अब यहाँ पे वेलफेयर स्टेट देख सकते हो जो समाजवाद और उदारवाद का मिश्रण हो, और इसके जो थिंकर है टी एच ग्रीन और जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, ठीक है। ये राज्य नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर और जो कल्याणकारी सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह की ये सेवाएं भी प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लूसियन पाई हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर लूसियन पाई हो जाएगा। जी ए आलमंड है, जी एच सेबाइन है, मॉरिस वर्जर है, ड्वार्जर है, ठीक है। तो इसका आंसर में पहला ही आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, आप बीच में पॉज कर लिया करिए, आपको अगर आंसर सोचना है, समझना है, ढूंढना है तो आप बीच में इस वीडियो को पॉज कर लिया करिए, ठीक है। इसका आंसर लूसियन पाई हो जाएगा। लूसियन कहाँ के थे, लूसियन पाई ये अमेरिका के एक थिंकर थे जिन्होंने राजनीतिक विकास पे अपने विचारधारा रखी है। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं से संबंधित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख, रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने नहीं किया है। किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, तो क्या उन्होंने वाक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का नहीं किया है, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, बाह्य स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ फ्रॉम फियर, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता यानी फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, किससे संबंधित उल्लेख नहीं किया, तो फ्रीडम ऑफ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है ये उदार लोकतंत्र, ठीक है, और कल्याणकारी राज्य के प्रणेता माने जा सकते हैं, या फिर शुरुआत करने में जो अलग अलग थिंकर्स थे उनमें ये भी एक विचारक या फिर एक राजनीतिक माने जा सकते हैं। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है, अगर देखा जाए तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, है ना। तो ये क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर हो चुका है और दुनिया में बहुत बड़ा विनाश हो चुका है, अब कहीं ना कहीं पुनरुत्थान करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में जरूरत है लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य बनने की, ठीक है। 4 आवश्यकताओं पे उन्होंने बल दिया है, 4 फ्रीडम पे इन्होंने बल दिया है, जो है कौन कौन सी, वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय स्वतंत्रता और अभाव से स्वतंत्रता, ठीक है। उद्गम देश इनका अमेरिका है। ये इनके बारे में बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। इसके बाद वितरणात्मक न्याय जो है, इसके लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। कथन किस अवधारणा को इंगित करता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑल एस्पेक्ट ऑफ फॉर्च्यून इंक्लूडिंग नेचुरल टैलेंट आर इररिलेवेंट, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स विच कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट किसका हो सकता है, ये भाग्य समतावादी का स्टेटमेंट, लक इगैलिटेरियनिज्म का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। भाग्य समतावादी का है। देखो इसमें क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक इगैलिटेरियनिज्म। जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है इसका कॉन्सेप्ट या फिर भाग्य समतावाद का कॉन्सेप्ट जो है ना, माना जाता है जॉन रॉल्स का है। इस पे इनका चिंतन महत्वपूर्ण है, थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी किताब है, और न्याय में समान अवसर और नैसर्गिक योग्यताओं की अनदेखी इन्होंने इस प्रकार की अवधारणाओं पे बल दिया है, ठीक है। इस प्रकार की अवधारणाओं पे इन्होंने काम किया है, तो ये इसमें काम का हो जाएगा, ठीक है। जॉन रॉल्स फेमस है अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए, ठीक है। आधुनिक विचारक हैं और काफी हद तक जाने जाते हैं संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए, ठीक है। संसाधनों के वितरण के लिए इन्होंने बात रखी थी कि संसाधनों का वितरण योग्यता आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए। फिर उसमें एक वाल्जर नाम के थिंकर आते हैं, वो कहते हैं नहीं, सिर्फ आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए, और भी कुछ उसमें चीजें होने चाहिए, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने और ऐड कर दी उसमें योग्यता आवश्यकता के अलावा।
ठीक है, इस हिसाब से ये चीजें रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, दो तलवारों का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ टू सॉर्ड्स का मूल आधार किस पर केंद्रित था? ठीक है, तो इसका जो केंद्रित मूल आधार किस पे केंद्रित है? धर्म यानी रिलीजन और साइंस का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, पोप और जो किंग है उसके बीच में सत्ता का विभाजन, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, चर्च और सामंतों का संयुक्त सत्ता, ठीक है, चर्च और जो फ्यूडल लॉर्ड्स है उनके बीच में पावर का बैलेंस, ठीक है, और राज्य और नागरिक स्वतंत्रता का संयुक्त संतुलन, ठीक है, स्टेट और जो सिटीजन है उनके बीच में बैलेंस ऑफ फ्रीडम, बैलेंस ऑफ लिबरलिज्म, लिबर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पोप और सम्राट के बीच का, ठीक है, कि जो दो तलवारों का सिद्धांत था वो पोप और सम्राट के बीच में देखा जाता है, उनके बीच में सत्ता के विभाजन था। ठीक है, देखो दो तलवारों का जो सिद्धांत है ना वो ऐसा है कि मेडिवल पीरियड में कहें तो रोमन साम्राज्य के समाप्ति के बाद रोमन एम्पायर जब खत्म हुआ ना, या रोमन एम्पायर का जब पतन होने लग गया तो पोप की सत्ता बढ़ने लग गई, पोप ज्यादा पावरफुल हो गया हमें यूरोप में, पोप ताकतवर हो गया। पोप जब ताकतवर हुआ तो उसने राजा की सत्ता को चुनौती दी, तो राजा की सत्ता को चुनौती दी, तो एक प्रकार से ये माना गया कि, या फिर कई सारे थिंकर्स ने ये माना, चुनौती किस प्रकार दी, ये माना गया कि जो गॉड है, गॉड दो प्रकार से सत्ता चला रहे हैं, एक तो वो पोप के थ्रू और एक वो किंग के थ्रू। तो पोप ने अपने आप को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में एक सत्ता का एक अधिकारी मान लिया, ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों के बीच में सत्ता का संतुलन देखा जाता है, विभाजन देखा जाता है, सत्ता का विभाजन देखा जाता है। दो कथन दिए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है, ओलिगार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इज अ फ्यू पीपल डोमिनेट, ठीक है, फ्यू पीपल डोमिनेट। रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लोह सिद्धांत की परिकल्पना की थी। रॉबर्ट मैकेंजी प्रपोज्ड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दी थी? रॉबर्ट मैकेंजी ने दी? नहीं, रॉबर्ट मैकेंजी नहीं देता है, बट ये तो सही है कि कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है ओलिगार्की में, कुछ लोगों का ही पावर में होते हैं, वो ताकतवर होते हैं। कुछ जो अमीर लोग होते हैं जब वो सत्ता को हथिया लें, जब वो शासन चलाएं, तो वो उसको बोलते हैं ओलिगार्की। एक हो जाए प्रजातंत्र, जहां पे ज्यादातर जो वोटर्स हैं उनसे पूछा जाता है कि सत्ता किसके पास होनी चाहिए, तो वो डिसाइड करते हैं, उसको प्रजातंत्र बोलते हैं। एक होता है भीड़ तंत्र, जब मोबोक्रेसी, तो इंग्लिश में बोलते हैं मोबोक्रेसी, भीड़ अनियंत्रित तरीके से सत्ता किसी को भी सौंप दे, और जहां पे भीड़ का शासन चलता हो, ठीक है, मॉब लिंचिंग ये सब ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिले, तो फिर समझ जाओ भीड़ तंत्र है वहां पे। जैसे कि आप सोमालिया, यमन जैसे देशों में चले जाओ, इथोपिया जैसे देशों में चले जाओ, सूडान जैसे देशों में, जहाँ पे भीड़ कुछ भी कर सकती है, ठीक है, तो ये है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कथन एक सही है और दो गलत है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, रॉबर्ट मैकेंजी ने दिया था, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका माइनर सा डिफरेंस है, रॉबर्ट माइकल ने दिया था, ठीक है, रॉबर्ट मिशेल से बोल दो या रॉबर्ट माइकल बोल दो, ये रॉबर्ट मैकेंजी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन डेमोक्रेटिक रिवर्सल का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेमोक्रेटिक रिवर्सल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन? तो आयात प्रतिस्थापन का संकट, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सैन्य शासन व्यवस्थाओं द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता का खोना, लॉस ऑफ लेजिटिमेसी एंड पॉपुलरिटी ऑफ मिलिट्री रिजीम्स, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, और मास मीडिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मास मीडिया ही गलत हो जाएगा इसका आंसर, कि मास मीडिया क्या है, इसका कारण नहीं है, ठीक है, मास मीडिया इसका कारण नहीं है। ओके, देखो जन माध्यम इसका कारण नहीं है। लोकतांत्रिक जो विवर्तन होता है, डेमोक्रेटिक डाइवर्जेंस जो होता है, डेमोक्रेटिक जो डाइवर्जेंस होता है उसका मीनिंग ये होता है कि जब बहुत सारे देशों में लोकतंत्र तो है, बट लोकतंत्र का अलग अलग डाइवर्स एक रूप है, डाइवर्स है बहुत, मतलब बहुत ही विविध है, अलग अलग तरीके का है, अलग अलग प्रकार का, बहुत अलग अलग टाइप का है। जैसे भारत में अलग है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले परिभाषा कि विभिन्न देशों में लोकतंत्र एक समान रूप से विकसित नहीं होता है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों पर कारण भिन्न होता है। जैसे भारत में सांस्कृतिक माहौल, भाषा, व्यवस्थाएं अलग हैं, अमेरिका में अलग हैं, यूरोप में अलग हैं, जापान में अलग है, चाइना में अलग है, सोवियत में अलग है, ठीक है, रूस में अलग है, तो वहां पे डेमोक्रेसी अलग तरीके से होगी, अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी अलग तरीके से होगी, आप समझ गए।
तो सिचुएशन, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, इतिहास सबको देख करके डेमोक्रेसी वहाँ पे होती है। तो डेमोक्रेसी इतने प्रकार की जब होती है ना, तो उसको डेमोक्रेटिक डाइवर्जेंस बोलते हैं। जैसे अमेरिका में जाओगे ना आप, तो अमेरिका में राष्ट्रपति शासन मिलेगा, राष्ट्रपति प्रणाली मिलेगी, सॉरी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलेगा। भारत में आपको संसदीय प्रणाली मिलेगी, वही ब्रिटेन में मिलता है आपको, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्योंकि भारत का हिस्ट्री रही है, ब्रिटेन ने गुलाम बना के रखा है, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, तो भारत में भी चलता है। ठीक है, फ्रांस में अर्ध राष्ट्रपति चलता है, ठीक है, क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। ठीक है, इसके अलावा चाइना में आप चले जाओगे तो वन पार्टी सिस्टम चलता है। स्वीडन में आप सशक्त लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य, ठीक है, डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट की बात यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का क्या मिलता है आपको, डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी का टाइप देखने को मिलता है। यही इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक डाइवर्जेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। यह कथन किसका है? द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड मार्केट इकोनॉमी हैज मार्क्ड द एंड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल एवोल्यूशन। हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट किसका है? आपको बताना है ये किसने कहा है कि जो उदार लोकतंत्र है, बाजार की योग ने राजनीतिक सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। ठीक है, समापन रेखा खींच दी। अब इसके अलावा कोई भी अब विकास नहीं होने वाला, यहाँ पे विकास हो चुका है जितना भी है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? आप ऑप्शन देख सकते हो, सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा है, बेंजामिन बार्बर ने कहा है, फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा है, और अलेक्जेंडर वेंड ने कहा है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टाइप का एक थिंकर है, अमेरिका का थिंकर है ये। इसका आंसर फ्रांसिस फुकुयामा है, जो अमेरिका से बिलोंग करता है, और इसने इतिहास की अंत नाम की एक विचारधारा को जन्म दिया है। इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री। इसने ये कहा था कि देखो, जब 1991 में सोवियत खत्म हो गया, तब इसने ये कहा था कि इसका जब पतन हो ही गया है, तो अब दुनिया में पूंजीवादी कैपिटलिज्म, उदार लोकतंत्र यानी कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी जो है ना, विश्व में प्रमुख शासन प्रणाली यानी गवर्नेंस का जो सिस्टम है ना, वो बन जाएगा। लेकिन चाइना, रूस है ना, इन महाशक्तियों ने नीतियों पर इस विचार को चुनौती दी थी। जब सोवियत का विघटन हो गया ना, आपको पता हो कोल्ड वॉर चल रहा था सोवियत और अमेरिका के बीच में, सोवियत उसमें हार गया 1991 में, वो विघटित हो जाता है। तो इसमें जीत एक प्रकार से किसकी हुई? अमेरिका की, और पश्चिमी देशों की, यूरोपीय देशों की। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे ये देश जीत गए इसमें। तो इसमें एक चीज निकल के आई कि यार, है ना, सोवियत का जो समाजवाद है, मार्क्सवाद है, वो कमजोर है, और जो इन देशों का, अब यूरोपीय अमेरिकी देशों का ये जो है उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था है, ये अच्छी है। तो इसने यही बोला कि ये जीत गई है, अंतिम यही है, अंतिम चीज यही है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे जो भी बाजार की व्यवस्थाएं होंगी, शासन की व्यवस्थाएं होंगी, वो कौन निर्धारित करेगा? पूंजीवादी उदार लोकतंत्र निर्धारित करेगा। बट अभी हाल फिलहाल में चाइना जो निकल के आ रहा है ना, ताकतवर एक देश, जिसने इस चीज को चुनौती दे दी है। तो फ्रांसिस फुकुयामा की जो विचारधारा थी, को चुनौती कौन दे रहा है? अब चाइना दे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। सोशल डेमोक्रेसी इंटीग्रेट एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड रिकंसाइल लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये स्टेटमेंट सही है क्या है गलत है? आपको बताना है। सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण, राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। एक या दोनों गलत है, सही है, या फिर एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, या दो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, कथन ए और दो दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पराश्रितता का सिद्धांत, डिपेंडेंस थ्योरी जो है ना, इसके बारे में सही कौन सा है? ठीक है, तो इन पर मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का प्रभाव पड़ा, जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट एंड नॉन लेनिनिस्ट क्रिटिकल ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, पराश्रितता सिद्धांत संबंधित स्टेटमेंट, यह आधुनिकीकरण के शांतिपूर्ण क्रमिक विकास प्रक्रिया पे बल देता है। इट एम्फेसाइज द पीसफुल ग्रेजुअल डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट है इसका कि पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं करती है। द फर्स्ट वर्ल्ड डज नॉट एक्सप्लॉइट द वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, इसका आंसर बेसिक सा आंसर है कि पहले देखो,
मार्क्सवादियों का और गैर लेनिनवादियों के प्रभाव पड़ा, जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। ठीक है, पराश्रितता सिद्धांत पर ये इसका प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल सही है। और इसका आंसर ये सी वाला सही है। ठीक है, तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ए एंड सी आंसर हो जाएगा। पराश्रितता जो सिद्धांत होता है, डिपेंडेंस थ्योरी होती है। डिपेंडेंस थ्योरी क्या होती है, डिपेंड होना किसी चीज पे। ठीक है, इसका जो प्रतिपादक है रहे हैं, चिंतक रहे हैं, है ना, आंद्रे गुन्नर फ्रैंक और इमैनुअल वालस्टाइन रहे हैं। तीसरी दुनिया का विकास विकसित देशों पर निर्भर करता है, ये इसमें अवधारणा है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान में जो अनुच्छेद 19 है, इसमें स्वतंत्रताओं का सही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये संविधान में जो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 है, उसमें है ना अलग अलग फ्रीडम प्रोवाइड करी गई है आर्टिकल 19 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको स्टेटमेंट, आपको उनका क्रॉनिकल ऑर्डर बताना है, सीक्वेंस कौन से सीक्वेंस में। ठीक है, संघ और यूनियन का, ठीक है, व्यवसाय का, भूभाग में कहीं भी निवास करने का, भ्रमण करने का, सॉरी, शांतिपूर्ण तरीके से हथियार एकत्रित होने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, पहले तो ये डी वाला हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद ये संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता का हो जाएगा। फिर उसमें हो जाएगा ये कहीं भी भूभाग में भ्रमण करने का हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये व्यवसाय करने का, तो ये बी वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, डी ए सी बी है ना, डी ए सी बी इसका आंसर हो जाएगा ये क्रमिक रूप से। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा को दिया जाता है क्या ये श्रेय, डेविड ईस्टन को दिया जाता है, कार्ल मार्क्स को, या हर्बर्ट स्पेंसर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा। ठीक है, गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा को ये योगदान या श्रेय दिया जाता है। राजनीतिक संस्कृति वाला जो ये पॉलिटिकल कल्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इसके लिए इनको जाना जाता है, किसको, गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा को। इनकी पुस्तक का नाम है सिविक कल्चर। ठीक है, ये कुछ बेसिक अलग से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैंने हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। हर एक थिंकर के बारे में इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि ज्यादातर चीजें यही पूछी जाती है, पुस्तक का नाम, अवधारणा, विचारधारा, कथन, बस यही है इनमें। अगला क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, नारीवादी विचारधारा के संबंधित है कि नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत का मूल तत्व क्या है, आपको मूल तत्व बताना है। व्हाट इज द कोर एलिमेंट ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। तो वर्ग संघर्ष क्या फेमिनिज्म में आता है, सामाजिक संरचना में पुरुष प्रधानता की आलोचना करना, बिल्कुल ये हो सकता है इसका सही, क्योंकि पुरुषों की प्रधानता जो है उसको क्रिटिसाइज कौन करते हैं, नारीवादी फेमिनिस्ट ही करते हैं। ठीक है, राज्य की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ स्टेट, ये नहीं होगा, बाजार अर्थव्यवस्था, ये सब तो नहीं है, इसमें आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक संरचना में पुरुष प्रधानता की क्या है, आलोचना करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अलग अलग नारीवादी विचारधारा लिखी हुई है, उनके अलग अलग विचारक लिखे हुए हैं, उनसे संबंधित अलग अलग पुस्तक लिखी हुई है, उनसे अलग अलग विचार लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल बहुत ध्यान समझना। उदार नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म, मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट इसकी विचारक मानी जाती हैं। पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1792, और शिक्षा और समान अधिकारों के माध्यम से लैंगिक समानता संभव है, ये इन्होंने बात बोली थी। इसके अलावा उदार नारीवाद में जॉन स्टुअर्ट मिल, जीएस मिल भी आते हैं। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखी इन्होंने किताब, और महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी और राजनीतिक अधिकार मिलने के लिए इन्होंने बात की है, मिलने चाहिए, ये बात इन्होंने की है। फिर उसके बाद है मार्क्सवादी नारीवाद यानी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, एंजेला डेविस है, उसमें विमेन रेस एंड क्लास इन्होंने बुक लिखी है, विमेन रेस क्लास इन्होंने बुक लिखी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है महिलाओं का आर्थिक शोषण की जड़ पूंजीवाद वर्ग संघर्ष में थे, इन्होंने मार्क्सवादी होने की वजह से पूंजीवाद को के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। फिर समाजवादी नारीवाद सोशलिस्ट फेमिनिज्म में जूलियट मिशेल विचारक है, और इन्होंने बुक लिखी है वुमेन्स स्टेट। इन्होंने बोला है महिलाओं को उत्पीड़न को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो कट्टर नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म, बहुत ज्यादा इस पे इन पे क्वेश्चन आया है कैट मिलेट के ऊपर, कैट मिलेट के ऊपर और मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। इन्होंने बुक लिखी है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, 1970 की बुक है ये, और पुरुषों का पितृसत्तात्मक वर्चस्व महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य कारण इन्होंने बताया है। इसके बाद अगली बुक है उत्तर आधुनिक नारीवाद,
पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जूडिथ बटलर की है। जेंडर ट्रबल इन्होंने बुक लिखी है। उन्होंने जेंडर जैविक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित होता है, बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है या बोली है कि जेंडर बेस पे जो बातें हैं ना, वो बोलते हैं कि ये भगवान ने बनाई है ना, प्रकृति ने बनाई है, ऐसा बोल देते हैं। बट प्रकृति ने तो बनाई है, बट उसको वास्तविक रूप से ऐसा बोल बोल के, ऐसा कर करके जो है ना फील करा दिया जाता है, वो इस समाज के द्वारा, इस दुनिया के द्वारा, कि तुम लड़की हो, तुम महिला हो, तुम महिला, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो वो संकुचित हो जाते हैं, वो सीमित हो जाते हैं। इसलिए ये जो बात है किसकी, जूडिथ बटलर की, बहुत ही अल्टीमेट लेवल की बात है। अंतर्विषयक नारीवाद यानी इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जो है ना, किम्बर्ली क्रॉन्शा की है। मैपिंग द मार्जिन्स 1989 में लिखी थी इन्होंने, और महिलाओं के उत्पीड़न को जाति, वर्ग, नस्ल और अन्य कारकों के साथ जोड़कर इन्होंने बोला है कि देखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के सामने महिलाओं से संबंधित अलग अलग नारीवादी विचारक हैं और इन्होंने अलग अलग बातें बोली हैं। ये आप बिल्कुल याद रख सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और इसको आप बिल्कुल याद करिए, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला एक यहाँ पे कथन है, नारीवादियों से रिलेटेड अलग अलग कथन है। मैं पुरुषों से सत्ता नहीं बल्कि समानता की मांग कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी लाइन है, किसने बोली है, ये मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट बोलती है, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट। ठीक है, महिलाओं की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट महिला विचारक रही, प्रणेता रही है। ठीक है, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने शिक्षा और स्वतंत्रता की बात की है। ठीक है, फिर व्यक्तिगत अनुभव की राजनीति है, व्यक्तिगत अनुभव भी राजनीतिक है। कैट मिलेट की बात है, महिलाओं के निजी जीवन में पितृसत्तात्मकता का प्रभाव मौजूद है। लिंग एक प्रकार एक परफॉर्मेंस प्रदर्शन है, एक स्थायी पहचान नहीं, ये जूडिथ बटलर ने कही है। और पूंजीवाद महिलाओं के दोहरे शोषण का कारण है, ये किसने कहा है, ये कहा गया है एंजेला डेविस के द्वारा। ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट भी थोड़ा याद रखिएगा, बहुत गहराई समझोगे ना तो मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की जो बात है वो बहुत गहरी बात है। ठीक है, उसके अलावा जो जूडिथ बटलर की बात है वो तो है ही, मैं बता ही चुका हूँ उसमें। इसके बाद है संवैधानिकता की अवधारणा का प्रमुख तत्व क्या है, संवैधानिकता की अवधारणा का प्रमुख तत्व क्या है, व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो सीमित सत्ता, कानूनी बाध्यता और सीमित सरकार या क्रांति का अधिकार या फिर बहुमत का शासन बिना किसी प्रतिबंध के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कानूनी बाध्यता और सीमित सरकार, लीगल कंस्ट्रेंट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कानूनी बाध्यता और सीमित सरकार, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंतर्गत आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा या अवधारणा जॉन रॉल्स, ठीक है, जॉन रॉल्स की न्याय सिद्धांत से जुड़ी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी या कॉन्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या है, वैश्विक न्याय, ग्लोबल जस्टिस, अज्ञान का कारण, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल, या फिर समाजवाद, सोशलिज्म। क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अज्ञान का आवरण। ठीक है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस इसके अंतर्गत आ जाएगा, अज्ञान का आवरण, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। जॉन रॉल्स की जो ये व्यवस्था है, जॉन रॉल्स की व्यवस्था है, सिद्धांत है जो अलग अलग उसके सिद्धांत उसमें है, ये वाली व्यवस्था शामिल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता है यूनिट 2 के क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू थे, जिसमें हमने अलग अलग विचारधाराएं जो है हमारी यूनिट 2 में, एमबीबीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है उसमें अलग अलग जो यूनिट 2 में विचारधाराएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, अवधारणाएं हैं, मुद्दे हैं, उन पे हमने 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, दूसरी क्लास ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बेसिक बुनियादी चीज बता रहा हूँ कि टेस्ट लगाइए, टेस्ट ये क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, खुद के स्तर पे टेस्ट लगाइए जो एग्जाम गुरुजी ऐप पे आपको मिलेंगे, है ना, FLTs और टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, इसमें आपको 25 टेस्ट मिल रहे हैं, इसमें 20 आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे और 5 FLTs मिलेंगी, जो आप बेहतरीन तरीके से लगाओगे तो इवेल्युएट कर पाओगे, और जितनी जल्दी कर लोगे तो आप सिस्टमेटिक ढंग से अपनी जो चीजें हैं आगे फिर से पढ़ पाओगे, दोबारा रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं यहाँ पे क्लास अब एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा,
तो हम उसी के साथ अगली क्लास लेकर के आ जाएंगे। क्वेश्चंस का अगर स्टैंडर्ड और लेवल बढ़ाना है या कम करना है तो उस हिसाब से हम देखेंगे। बाकी मेरे हिसाब से तो लेवल यही रखना चाहिए, जिससे हमारे क्वेश्चंस क्या है डील करने की जो एक क्षमता है वो विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे भी और क्लास कर देंगे। एक इसके बाद देखता हूँ कोई स्लाइड है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो है क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।